हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग शायद ही कोई हो। द मोस्ट सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर सर आनंद मिश्रा। Thank you, brother. Thank you, Subhajit. Thank you, and thank you for giving me this option of coming with you on your physics shala. थैंक यू सर। सो सर मैं अपने तरफ से कोई सवाल आपके और नहीं पूछने वाला। मैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने सवाल कलेक्ट किए हैं और उनके ही सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। Okay. तो सर पहला सवाल जो हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट ने पूछा है, सर आपसे पूछा है कि सर पहले तो हम आईपीएस अफसर कैसे बने, और दूसरी बात कि आप जैसे आईपीएस अफसर कैसे बने। That's actually very काइंड ऑफ आस्किंग द सेकेंड क्वेश्चन। पहला जो है कि आईपीएस अफसर कैसे बने, तो आईपीएस का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करके आना पड़ता है, और उसके लिए एक विस्तृत तरीका है जिसमें कि आपको उसके पूरा स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम समझना पड़ेगा कैसे है, और फिर उसका सिलेबस जानना पड़ेगा, उसके किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो समझना पड़ेगा, और जो आपका सिलेबस है उसके स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा खुद को, और फिर उसको राइटिंग प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा है, और बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। और उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है एंड राइट योर आंसर्स, एंड दैट्स हाउ यू क्वालिफाई द रिटन पार्ट। उसके बाद फिर आपका जो इंटरव्यू पार्ट होता है उसमें जस्ट बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं जो हैं वही रहें, और देन यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आपने क्या चूज़ किया है सर्विसेज, क्योंकि काफ़ी सारे सर्विसेज रहते हैं, प्रेफरेंस क्या है आपका, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, तो आप अपने प्रेफरेंसेस डालते हैं उसमें, प्लस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या रैंक आता है, आपके पोस्ट पे कौन सी सर्विस में वैकेंसी है, प्लस आपका क्या चॉइस रहा है, तो वो तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक सर्विस अलॉट की जाती है। तो लाइक दैट यू गेट इनटू आईपीएस। तो उसके बाद फिर आपके बाद इसकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फाउंडेशन कोर्स, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद वहाँ पे आपका बेसिक कोर्स, और उसके बाद के जो एडवांस कोर्सेज होते हैं, एंड देन यू आर इनटू अ पुलिस लाइफ ऑफ एज एन आईपीएस ऑफिसर। और जहाँ तक मेरे जैसे बनने का है तो आई बिलीव ऐसा कुछ नहीं है, अपने जैसे बनना है। जब भी आप बने आप अपने जैसे बने, एंड ये जो ट्रेनिंग है बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग है, ये एक लीडर्स तैयार करती है। आईपीएस इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट लीडिंग फोर्सेस। तो इसलिए यहाँ पे कोई किसी के जैसा नहीं बनता, सब अपने जैसे बनते हैं, और यू लीड द फोर्स विथ हाई मोरल, हाई मोटिवेशन ऑन टू योर साइड, सो दैट आप इक्वली उस चीज़ को ट्रांसमिट कर पाए, एंड दैट इज़ द होल एक्सरसाइज अबाउट आईपीएस। बट इट्स अ गुड चॉइस आपके जिसने पूछा है, उसको मेरी तरफ से पहले से कंग्रेचुलेशंस, गुड विशेस अगर आप बनना चाहते हैं। एंड बिलीव मी दिस सर्विस, आईपीएस की सर्विस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग सर्विस, जहाँ पे आपको इस लेवल का एक जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव होता है जो मुझे लगता है कि बहुत कम सर्विसेज ऐसे इस लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। सर सेकंड पार्ट वाला आंसर आपने बहुत ही हम्बली दिया है आई गेस। ओके, तो हम अगले सवाल लाते हैं जो एक और हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब शुरू होता है सर, हम बहुत जोश में रहते हैं, पढ़ेंगे 2-3 दिन जाते हैं, 2 महीना जाते हैं, बाद में कल पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तो बोलते हैं हम कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो इससे कैसे हमें उभरना है? यस, शुभजीत आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट एक ज़माना था जब मैं खुद को भी कहता था आई एम अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोक्रेस्टिनेटर। जो सिस्टमैटिक प्रोक्रेस्टिनेटर मतलब क्या होता है, बड़े तरीके से अपने को जस्टिफाई करके, नहीं यार ये ज़रूरत है, अभी ये रेस्ट करना है, अभी ये नहीं होता है, अभी इसको ऐसा नहीं करना है, ये हम कर लेंगे, पहले भी किया है। ये बड़े सिस्टम से खुद को हम रीज़न और लॉजिक देते हैं, और हम अपने आसपास वालों को भी ये लॉजिक और रीज़न देते हैं, अपने पेरेंट्स को भी समझाते हैं, अपने टीचर्स को भी। दिस इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट आई शुड टेक सम रेस्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड कि मैं अब की बार ये ना करूँ, थोड़ा बाद में करूँ। बट यस, इससे उभरना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा मुझे लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन छोटे लेवल पे डिस्ट्रेसर भी होता है। वो कहीं ना कहीं आपको एक विंडो देता है जहाँ पे कि आप एकदम बंद हो जाते हैं, जहाँ से वो बलून फट जाएगा वहाँ पे एक हल्का सा ओपनिंग दे जहाँ से कि आपका जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो रिलीज़ होता है, एंड यू स्टिल रिमेन इन द सिस्टम। तो इसलिए कहीं कहीं छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, बट सिस्टमैटिकली और लंबा और हमेशा अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कोई करने लगे तब देयर इज़ अ मुश्किल, तब वहाँ पे एक तकलीफ़ की बात आ सकती है। इसलिए माई सजेशन विल बी अपने लक्ष्य को लेके रेडी रखें, और आप जितनी जल्दी ज्वाइन करते हैं सर्विसेज में, जितना जल्दी आप अपना जो भी टारगेट है अचीव करते हैं, कुछ भी करना है आपको, तो ये याद रखिए अपना जीवन जो है ना वो बड़ा लिमिटेड है। 100 मीटर का रेस है,
वहाँ जाके लाइफ ख़त्म होनी है। तो अब आप 20 मीटर पे अपना एंजॉय करना शुरू करते हैं, मतलब आप टारगेट अचीव करते हैं, या 30 मीटर पे अचीव करते हैं, या 40 मीटर या 50 या 80 मीटर पे, ये डिपेंड करता है आप कितना प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो जितना ज़्यादा उस पार्ट को जीना है, जितना ज़्यादा एंजॉय करना है, उतना पहले उसको अचीव करिए, और उसके अचीव करने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन ड्रॉप करना पड़ेगा। जितना आप पहले अचीव करेंगे, जितना कम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, उतना लंबा आपको उस अपने सक्सेस को एंजॉय करने का और उसको जीने का आपको मौका मिलेगा, और वो सक्सेस का थोड़ा सा मायना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा होगा। तो इसलिए आई से कि इफ़ यू रियली वांट टू डू एंड हैव टू डू, देन डू इट नाउ। अच्छा सर, तो अगला सवाल है कि सर कितना टफ होता है यूपीएससी क्रैक करना? क्या हमें बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने की आवश्यकता है, या फिर हम स्मॉल टाउन से भी हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में है। ऐसा है शुभजीत और हमारे सारे दर्शक फिज़िक्स शाला के, कि कोई भी चीज़ इतना ही मुश्किल होता है जितना कि आपका दिमाग कमज़ोर होता है। हम जितना कमज़ोर होंगे उतना ही हमको हमारा टारगेट या कुछ मुश्किल लगेगा। तो इस बात से उभरना है, नथिंग इज़ अनअचीवेबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। इंसान को मन किया हवा में उड़ने का, देखिए प्लेन बना लिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चलें, और छोटा बड़ा शहर, कोचिंग करना नहीं करना और ट्यूशन पढ़ना नहीं पढ़ना, बिलीव में कोई मायने नहीं रखता। वो जो सिलेबस है, वो जो आपका सब्जेक्ट है, वो जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो छोटे शहर वाले को भी वही मिलते हैं और बड़े शहर वाले को भी वही मिलते हैं। लेकिन बहुतों को लगता है कि बड़े शहर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर हैं, आप ज़्यादा सीख लेंगे। नहीं, ज्ञान का जो फ्लो है बराबर है। ये ज़रूर है कि बड़े शहरों में आपकी जो कुछ मान लीजिए मटेरियल्स, आपको स्टडी मटेरियल्स लगता है कि बेहतर मिल पाते हैं। तो आज के टाइम में जब इंटरनेट का ज़माना है, तो गांव तो क्या, आप एकदम वीराना जो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि एक टाइम में सजाए काला पानी के लिए यूज़ करते थे, वहाँ पे भी वो अवेलेबिलिटी है जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या नौगांव में हो। तो इसलिए लेट्स नॉट थिंक ऑन दैट लाइन। बिलीव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप अगर यस दिल्ली में रहेंगे, बड़े शहरों में रहेंगे, तो आपको फील मिलता है, जज्बा मिलता रहता है। आप अपने आसपास देखते हैं 10 और तैयारी कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एक माहौल रहता है। तो उसका एक फ़ायदा ज़रूर है बड़े शहरों में। छोटे शहरों में वो आपको कंपटीशन नहीं देखता, तो कभी कभी आप लेथार्जिक हो जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। आज मौसम अच्छा है यार, आज तो हम ना करेंगे। हाँ, लेकिन बड़े शहर में जब आप कहते हैं मौसम अच्छा है, तब तक दूसरा दोस्त आके कहता यार मैंने 3 मॉक दिया है, मेरा तो इतना हो गया, मेरे पेपर्स इतने आ रहे, एंड देन आपको ठनकता है, करे यार ये बंदा क्या कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, और आप भागते और पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सिर्फ एक बड़े शहर या वैसे एक माहौल में रहने का। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आपका मोरल हाई है और आप अंदर से खुद को आप जागृत रख सकते हैं, तो फिर छोटा बड़ा शहर, छोटी बड़ी बातें, कोई इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी खास मतलब नहीं रखता है। जो मतलब रखता वो है आप और आपका हौसला। सर, क्योंकि आपने मोटिवेशन की बात कही, तो यहीं पे एक दूसरा सवाल आता है कि 100 में से 90 जो हमारे सराउंडिंग्स के आदमी होते हैं, और नेबर्स, रिलेटिव्स वगैरह, वो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, और 10% ही ऐसे होते हैं जो कि मोटिवेट कर सकते हैं। तो खुद को ऐसे सिचुएशन में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो जो डीमोटिवेशन जिसको हमें लगता है ना, वही मोटिवेशन बनाना है। जैसे मुझे भी बिलीव में, जब मैंने पहली बार कहा था कि बनना है, तो सबने मुझे लाइक ऐसे आश्चर्य होकर देखा, यार क्या मांग रहे हो? ऐसा लगे जैसे मैंने कोई चांद तारा मांग लिया हो, ऐसा मैंने कुछ ऐसे सूरज बनूंगा ऐसा कुछ बोल दिया हो। लोग एकदम कि क्या सोच रहे हो, ठीक है अभी तुम बोले ठीक है सोचो, मतलब किसी ने डायरेक्ट पहले नहीं बोला, कहा पहले बाकी एग्जाम्स दो, देखो टीटी भी अगर बन सकते हो, कोई क्लरिकल पोस्ट में मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली ये जॉब्स भी उतने ही सराहनीय है। लेकिन ये है कि इसमें वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो लोगों को लगता है ये मिलना ईजी है। और यूपीएससी वगैरह में क्या है, वैकेंसीज इतनी कम होती हैं, कंपटीशन इतना हाई होता है, इसलिए लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है। प्लस क्या होता है, हमने हमारी फैमिलीज़ ने या हमारे आसपास के ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ये IAS IPS और ये सर्विसेज की संख्या कम है, दिखते कम है। तो लोगों को जो कम दिखता है, वो जो थोड़ा VIP जैसा फील होता है, वो लगता है कि वो अनअचीवेबल है। इसीलिए जो हमें डीमोटिवेट करता है, एक्चुअली पहला रीज़न तो डिमोटिवेट करने का ये होता है, डिमोटिवेट या जो भी कह लें आप उसको, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं, वो नहीं चाहते आपको फेलियर नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं यार ऐसे वक्त बर्बाद होगा, ये मत करो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपके अंदर आग क्या जल रही है, उनको पता नहीं कि आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। इसलिए वो अपने प्यार से आपको इस बात को कहते हैं कि बच्चे मत करो, ये क्या है ना, तुम तकलीफ होगी, वो करो जो मिल जाएगा। तो वो मैं उसमें प्यार देखता हूँ उनका, मैं उसमें ये नहीं देखता वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो वो प्यार देखना और उनको ये प्रूफ करने के लिए, अच्छा अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो यानी कि अगर मैं ये करके देता हूँ तो आपके लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज होगा।
तो मैं उनके प्यार के विपरीत में या उनके लिए उसके बिहाफ पे मैं उनको वो खुशी देना चाहूँगा कि आपको जो लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं वही करके आपको और भी खुशी और आपको सुख दूंगा। तो ये एटीट्यूड से अगर हम करते हैं तो आई एम श्योर कि कोई भी डिमोटिवेशन जो हमें लगता है वो डिमोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन ही लगेगा। सर आखिर में इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं एक रिक्वेस्ट के साथ कि मोटिवेशन डिमोटिवेशन की जो बात हो रही है, तो इस सिचुएशन में शायद किशोर दा का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। Yes. तो ये वाला गाना शायद बहुत सूट करेगा। सर अगर आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़े से 2 लाइन गुनगुना दे, मैं आपके साथ हूँ, आई कैन अकम्पनी यू। You sing, I can accompany you because I need my guitar to accompany me, and I'm not a singer at all. I'm trained with you. You can sing, I'll accompany. ओके सर प्लीज़। Right, please. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, और ऐसी मोटिवेशनल इंसान से तो और कुछ ज़्यादा मैं ला नहीं सकता था आपके लिए। तो स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एंड स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can keep on bringing such motivational stuffs for you which can encourage you. Thank you and stay well.